बजट डिले होना ये कुछ छोटी बात नहीं है, और ये डिले पे डिले करते जाते हैं। और पिछली बार इलेक्शन डिले करते रहे, डिले पे डिले करते रहे। ये मुल्क है, ये क्या तमाशा कर रहे हैं। इन्होंने पहले खुद का बजट देखना है, फिर आपका बजट देखेंगे ना। अगर खुद का नहीं देखेंगे तो पहले आपका कैसे देखेंगे। पाकिस्तान और भारत कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान और भारत बड़ी जबरदस्त जगह पे खड़े हैं जी। IMF के पास बार बार कर्जा मांगने जाएंगे। 26वीं बार पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जा चुका है। जो गवर्नमेंट आती है आते के साथ ही सबसे पहले अनाउंस यही करती है कि जी अब हम पैसा नहीं मांगेंगे, हम IMF का लोन नहीं लेंगे। हमने कशकोल तोड़ दिया है, लेकिन वो कशकोल वो तोड़ते जरूर है, लेकिन उसके भी बड़ा कशकोल जो है यानी भीख मांगने का जो बाउल होता है उससे भी बड़ा जो है वो लेकर और फिर हाजिर हो जाते हैं। भारत को डिफेंस इससे भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ अब TTP भी इन्वॉल्व है। पठानों का खर्चा भी उठाना है, PTI का खर्चा भी उठाना है, और अब खर्चा साथ एक और छोटा बच्चा उन्होंने आवारा या फिर लगा शौकत मीर साहब। बजट डिले होना ये कुछ छोटी बात नहीं है, और ये डिले पे डिले करते जाते हैं। और पिछली बार इलेक्शन डिले करते रहे, डिले पे डिले करते रहे। ये मुल्क है, ये क्या तमाशा कर रहे हैं। वो कह रहे थे गवर्नमेंट की क्या गलती है, दूसरी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वही नहीं राजी हो रही होती है, एक पॉइंट पे नहीं आ रही होती गवर्नमेंट के साथ। देखिए ये तो लेम एक्सक्यूजेज है। दूसरी पार्टियों को मुत्फिक करना, उनको साथ में लेके चलना, उनके पॉइंट्स को अहमियत देना, उनको साथ में मिला के चलना, ये तो फिर एक अपना कॉम्बिनेशन वाला काम होता है। तो सबको साथ लेके चलना होता है ना। बाकी कंट्रीज भी हैं, वो जापान हो गया या जो दूसरी कंट्रीज जहाँ पे इंडिया हो गया, इनका बिल क्यों डिले होता है, इलेक्शन वगैरह क्यों, चाइना हो गया, मतलब कि इस तरह के जो मामला है, बेशक वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, फिर भी वो डिले नहीं करते। अगर कामयाब होना है तो इन चीजों डिले चीजें होती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान के बजट से आप किस हद तक मुतमिन है? देखिए पाकिस्तान के बजट से कुछ हद तक मुतमिन हूँ, कुछ हद तक मुतमिन नहीं हूँ, बल्कि कुछ ज्यादा हद तक मुतमिन नहीं हूँ। अब जो एजुकेशन सेक्टर है पाकिस्तान का, इसके अंदर आप देख लें 0.6% एजुकेशन के ऊपर ये स्पेंड कर रहे होते हैं, हद तक ये एक्सपेंडिचर ना होने के बराबर है। ऑल्दो अगर हम अपना कंपैरिजन करना चाहें तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि हम अपने नेबर्स के साथ कर लें। बेशक हमारे ताल्लुकात उनके साथ सही नहीं है, बट आप इंडिया का बजट देख लें, उसके अंदर उन्होंने एजुकेशन के ऊपर 2.6% इन्वेस्ट किया हुआ है। वहां से वो इतना अपनी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर किसी कंट्री का आपने लिटरेसी रेशियो देखनी है, उसकी डेवलपमेंट देखनी है, टेक्नोलॉजी देखनी है, कितनी वो ऊपर तरक्की में जा रही है, तो उसका सबसे पहले आप उसका तालीमी बजट देख लें कहाँ पे खड़े हैं। अगर तालीम को आप आसान करेंगे तो जाहिर बात है पढ़ेगा तो बढ़ेगा पाकिस्तान, अगर पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे पाकिस्तान। गवर्नमेंट नहीं है कसूरवार। देखिए हमने IMF को भी तो इंस्टॉलमेंट देनी होती है, फिर IMF से लोन भी दोबारा लेना होता है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो इकोनॉमी डिफॉल्ट कर जाएगी। देखिए कसूर किसका है, IMF को लोन किसने देना होता है, ये गवर्नमेंट ने लिया है ना। तो अब कसूर गवर्नमेंट का ही है, वहाँ से लोन लेते हैं और उसको कोई अच्छी जगह स्पेंड करते नहीं है। इनको चाहिए होता है जहाँ से IMF से लोन लिया है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जहाँ से डबल और ट्रिपल प्रॉफिट हो, उनके लोन भी वापस हो, उनके इंटरेस्ट भी वापस हो। ये कसूर किसका है, किसने ये काम सोचना है, किसने ये करना है। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक तो इसमें जाके गवर्नमेंट को पकड़ के उंगली उसे तो ये फॉरेन पॉलिसी का फर्क है कि हमें दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे तो इस तरह। देखिए फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखें अमेरिका हमें अपना दोस्त कह रहा है, चाइना हमें अपना दोस्त। इन्वेस्टमेंट नहीं इनवाइट्स हो रही ना उस तरह से, जिस तरह से इंडिया में बड़ी बड़ी कंट्रीज आती है, यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनका है, बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ उनका है। यहाँ पे देख ले कौन उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बड़ी कंट्री। देखिए इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी, इन्वेस्टमेंट तब आती है जब स्टेबिलिटी हो। यहाँ पे स्टेबिलिटी ही नहीं आती। अब जहाँ पे पेट्रोल की प्राइस कभी कुछ हो रही है, 2 दिन बाद कुछ हो रहा है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये कोई स्टेबिलिटी है? यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए डरता है। जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी अफसरान हैं, जितने भी ये गवर्नमेंट वाले हैं, पहले इनकी आपस में डिस्कशन होती है ना। पहले इन्होंने सर्वाइव करना होता है, क्या क्या होता है क्या नहीं है। इन्होंने पहले खुद का बजट देखना है, फिर आपका बजट देखेंगे ना। अगर खुद का नहीं देखेंगे तो पहले आपका कैसे देखेंगे। खुद को कवर करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये सर इतना तो इनको मिनिस्ट्रीज को फ्यूल सब्सिडी दी हुई है, पूरा फ्यूल इनको फ्री है, गाड़ियां इनको फ्री है, घर इनको दिए हुए, और क्या इन्होंने चाहिए? मैम आपको बात बताऊं, वो अच्छा नहीं कर रहे। देखे ना आपकी वजह से तो वो इतना प्रोटोकॉल, इतनी वीआईपी मूवमेंट्स। मैं अभी सुबह कलमा चौक से गुजरा था, तो मैंने जाना था क्लिनिक, तो मैं मेरे ख्याल से देख रहा था आई थिंक 59 V8 300 LC 300 59 को मिनिस्टर था या कोई था। उसके अंदर हर V8 में एक बंदा तो होगा, उसकी सैलरीज, पेट्रोल। अगर ये चीजें कम की जाए ना तो बहुत बेहतर चल सकता है। हम खुद के ऊपर तरजीह देते हैं, हम आगे नहीं देख सकते, किसी को बना के नहीं देख सकते। अब बात आप करें तो इंडिया की, और मैं कहता हूँ कि माइंड करना चाहिए, इंडिया हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। वो इसलिए कि वो अपनी कौम को देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, वो खुद के ऊपर तरजीह नहीं देते। और वहाँ का मिनिस्टर देखते हैं या प्राइम मिनिस्टर देखे, वो नॉर्मल ट्रैवल कर रहा होता है, 1-2 गाड़ी में ट्रैवल कर रहा होता है, वहाँ पे कोई इतनी वीआईपी मूवमेंट। पाकिस्तान और भारत कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान और भारत बड़ी ज़बरदस्त जगह पे खड़े हैं जी। पहले तो अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि सिप्री स्वीडन का एक बहुत मशहूर ज़माना थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका जो फोकस है वो यही वॉर एंड पीस और आर्म्स और इन चीज़ों पे है, दिफाई मामला आप कह लीजिए। तो ये हर साल अपनी रिपोर्ट निकालता है, और इस साल भी इनकी रिपोर्ट आई है। उसमें बताते हैं कि जी डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्या हैं, डिफेंस बजट क्या है मुल्कों के, हर मुल्क का अलग अलग तजिया भी करते हैं, और दुनिया किस तरफ जा रही है, कन्वेंशनल वेपन्स क्या कर रहे हैं, क्या एडवांसमेंट हो रही है, न्यूक्लियर वेपन्स किस तरफ जा रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, ये सारी वो डिटेल्स हैं
हर मुल्क के बारे में वो हमें बताते हैं और फिर एक दुनिया का भी एक मजमूई जो है एक एनालिसिस हमारे सामने पेश करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, बड़ी यूजफुल रिपोर्ट है। इस साल की जो रिपोर्ट है उसमें हमें ये बताया गया है कि दुनिया भर में जो है इस वक्त आप कह लीजिए कि 12,000 के करीब वॉर हेड्स मौजूद हैं, एटमी वॉर हेड्स, जिसमें से तकरीबन 9,000 जो है या ऐसा कह लीजिए कि 4,000 के करीब जो है ना वो मतलब वो डिप्लॉयड हैं और उस डिप्लॉयमेंट में जो ज़्यादातर हैं वो रूस, अमेरिका और चाइना किसी हद तक और किसी हद तक यूके और फ्रांस, लेकिन ज़्यादातर रूस और अमेरिका। और 9,000 से ज़ायद वो तकरीबन स्टॉक पाइल्स में है, मतलब कहीं रखे हुए हैं, वो डिप्लॉयड नहीं है बट उनको डिप्लॉय किया जा सकता है फौरी तौर पे। अच्छा, इसमें से अब ये भी बताया हमें कि जब पाकिस्तान और हम भारत की बात करते हैं तो उसमें ये जो रिपोर्ट आई है कि पिछले एक साल में भारत के जो वॉर हेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉर हेड्स, उनकी तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है और वो इस वक्त उनके पास जो वॉर हेड्स की तादाद है वो 190 है। तो पाकिस्तान से तो सब तक ले गया है भारत, इन द सेंस कि पाकिस्तान के पास इनके बकौल, सिपरी की रिपोर्ट के बकौल पाकिस्तान के पास 170 वॉर हेड्स हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि भारत का जो पूरा स्ट्रेटेजिक जो कैलकुलस है वो डिटरेंस क्रिएट करना चाहते हैं न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि भारत चाइना के खिलाफ भी। तो उनका हमारे तो सिर्फ मामला जो हैं वो भारत के साथ है ना, लेकिन भारत ये हालांकि सारे उसके ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो डिप्लॉयमेंट कर रखी है उसने अपने एसेट्स की, पाकिस्तान के खिलाफ है ज़्यादातर। लेकिन अब उन्होंने चीन के साथ चूँकि पिछले 6 सालों में या बल्कि 7-8 सालों में कुछ झड़पें हुई हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो अब वो उनके भी डिप्लॉयमेंट हो रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी। मिसाल के तौर पर S-400 जो है दिफाई निज़ाम जो रूस से उन्होंने लिया है, वो एक सिस्टम, एक बैटरी जो है वो चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भी डिप्लॉयड है। अब ये जो 190 वॉर हेड्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 हैं, मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, लेकिन फिर भी बात नंबर्स की तो नहीं होती ना, ये डिटरेंस के लिए है। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत ने अब इनको जो है मिसाइल्स की और वॉर हेड्स की मेटिंग भी एक लिहाज से कर ली है। ये तशवीशनाक बात है क्योंकि कनेस्टराइज्ड फॉर्म में उनको मिसाइल्स रखे हुए हैं। आईएमएफ के पास बार बार कर्जा मांगने जाएंगे, 26वीं बार पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में जा चुका है। जो गवर्नमेंट आती है आते के साथ ही सबसे पहले अनाउंस यही करती है कि जी अब हम पैसा नहीं मांगेंगे, हम आईएमएफ का लोन नहीं लेंगे, हमने कशकोल तोड़ दिया है। लेकिन वो कशकोल वो तोड़ते जरूर है, लेकिन उसके भी बड़ा कशकोल जो है यानी भीख मांगने का जो बाउल होता है उससे भी बड़ा जो है वो लेकर और फिर हाजिर हो जाते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो जाहिर है कि आईएमएफ के दर पर है और आईएमएफ से पैसा मांगा जा रहा है, आईएमएफ से लोन मांगा जा रहा है और उसकी कुछ ना कुछ जो शर्तें हैं वो भी हमें पूरी करनी पड़ेंगी। तो आईएमएफ वैसे आम आदमी के ऊपर टैक्स लगाने की बात तो करता है, आम आदमी के साथ साथ जितनी मुश्किलें आईएमएफ लगा देता है वो तो करता है, लेकिन ये जो हमारे मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को लाने ले जाने वाले जो खर्चे करते हैं, चाहे बड़े बड़े जहाज खरीदें, चाहे कहीं ट्रैवल करें, चाहे जो मर्जी खर्चा करें, उसके ऊपर आईएमएफ बिल्कुल खामोश रहता है। यानी आईएमएफ का मेरे ख्याल मानना या आईएमएफ का तरीका ये काम करने का कि जो लोग पावर में हैं उनको पैसा दे दो और बाकी का तेल जो है वो निकाल लिया जाए पब्लिक से। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि वैसे तो खैर कहा ये जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब हम यहाँ से किसी को भी आने जाने नहीं देंगे। इसमें कि यकीनन पाकिस्तान भी शामिल है और अगर पाकिस्तान के पास भी ऑयल नहीं पहुंचा और ऑयल की प्रॉब्लम आई तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि जो बजट लेकर आ रहे हैं इस बजट से ये पब्लिक का तेल निकालेंगे, तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे या बंद रहे उससे पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान चलाने वालों का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। हम हर बात के लिए जिम्मेदार जो है वो जाहिर हमेशा की तरह भारत को ही ठहरा देंगे। वैसे तो खैर एक जमाने में नवाज शरीफ और उनकी जो बेटी है मरियम नवाज जो आजकल चीफ मिनिस्टर है, कश्मीर के लिए उनके पेट में बड़ा दर्द होता था और वो कहते थे जी कश्मीर से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। और अभी जब कश्मीर में मुसलसल मारकाट हो रही है, कश्मीर के लोगों से उनके राइट छीने जा रहे हैं, कश्मीर के लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर किया जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही है, उस वक्त ना तो नवाज शरीफ साहब का कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही मरियम नवाज का कोई तरह का स्टेटमेंट जो है वो दिखाई देता है। दोनों के दोनों एकदम खामोश हैं और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सत्तू पी के, वो जैसे पंजाब में कहते हैं ना हमारे जी सत्तू पी के सोए हुए, तो ये सत्तू क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उससे पी के सोना नींद बहुत आती है। तुम्हारा लिए क्या पी के सोए हुए हैं पता नहीं, लेकिन कश्मीर के लिए ना तो नवाज शरीफ साहब ने कोई आवाज उठाई है और ना ही मरियम नवाज जो अपने आप को बड़ा कश्मीरी होने का दावा करती है, ना ही उन्होंने कोई भी तरह की बात जो है वो अभी तक की है।
बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो बजट लेकर हाजिर होने की तैयारी में है और यकीनन उसके बाद आम पब्लिक की जो चीखें निकलेंगी, आम पब्लिक जो परेशान होगी, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो है वो इस बजट के आने से भी पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो है एक और ऐसी बात की है जिसको सुनकर पाकिस्तानी वाह वाह करने पर मजबूर हो गए। और गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जी अगर आपकी मंथली इनकम जो है वो 8,483 यानी कि 8,483 रुपीज मंथली है, तो उसका मतलब है कि आप गरीब नहीं है, आप बहुत अमीर है। यानी कि वो लोग अगर कोई भी पाकिस्तान में मजदूरी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है और अगर वो मंथली 8,483 रुपीज कमा लेता है मंथ में, यानी 9,000 से भी कम 8,483 रुपीज अगर आप कमा रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि फिर आप गरीब नहीं है। वैसे बात तो शहबाज शरीफ साहब ठीक ही है, पता नहीं शहबाज शरीफ साहब गुर्बत में किस किस को धकेल चुके हैं और किसको मानेंगे। यानी कि वो लोगों को भी जो है वो ये नहीं माना जा रहा कि जी वो गरीब है, क्योंकि अब कहा यही जाएगा कि जी वो जो हम बार बार कहते हैं कि जी इतने परसेंट लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए और उतने परसेंट लोग पॉवर्टी लाइन से, तो उनको मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब को बात बुरी लग गई है और अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी की मंथली इनकम जो है वो 9,000 से भी कम है तो अब भी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। और दूसरी तरफ लोगों को जो बिजली के बिल और गैस के बिल और बाकी चीजों के बिल जो भेजे जाते हैं, वो देखकर यकीनन शहबाज शरीफ साहब को ऐसा ही लगता होगा कि शायद ये बहुत पैसे वाले लोग हैं। पाकिस्तान में हर घर के अंदर जो है वो सोने की ईंटें रखी हुई है, जैसे बच्चन साहब की मूवीज में निकल आते थे ना, ब्रीफ केस में सोना, और इसी तरीके से जो है वो पैसे भी वहां निकलते थे। कैसे कैसे कबर्ड्स और वार्डरोब बने होते थे कि जब उसे खोलो तो अंदर सोना, जेवर और पता नहीं क्या कुछ पैसे रखे होते थे। तो शहबाज शरीफ साहब को लगता है, बच्चन साहब की फिल्में ज्यादा देख ली हैं और उनको लगता है कि हर घर में इसी तरह से जो है वो कैश भी रखा हुआ है और ऐसे ही गोल्ड और जो ज्वेलरी है वो भी हर घर में रखी हुई है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि जो 9,000 से भी कम अगर कोई कमाता है तो वो भी जो है वो हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही है। भारत को डिफेंस इससे भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ अब टीटीपी भी इन्वॉल्व है, पठानों का खर्चा भी उठाना है, पीटीआई का खर्चा भी उठाना है, और अब खर्चा साथ एक और छोटा बच्चा उन्होंने आवारा या फिर लगा शौकत मीर साहब, वो भी अडॉप्ट कर लिया इंडिया ने, उसको भी गोद ले लिया है उन्होंने। अवामी एक्शन कमेटी, अब ये तीसरा बच्चा उन्होंने गोद उठा लिया। उनको बहुत पैसे चाहिए क्योंकि पैसों के बगैर ये भी नहीं चलता। चीमा साहब अफसोस की बात है, दुख से, और ये वो कंट्री है जो ये लेकर आया था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, जहां पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को करता है। जरा देखें इनके टीवी चैनल पर ओपनली इनके जो डिफेंस एनालिस्ट है वो कहते हैं हमने इतनी इन्वेस्टमेंटिंग कर रखी थी पाकिस्तान के अंदर, अब उनको एक्टिवेट करने का टाइम आ चुका है। तो ये दहशतगर्दी भी तो क्या है, इसको डिफाइन करें, इसको डिफाइन करें। हाँ, इधर मेरे जो भाई मैं जिनकी तकरीरें कहीं के सुनते हैं, कहते हैं जी असी उधर चले जाएंगे, असी ऐतल आ जाएंगे। एक तो वो आपको अब वो कहते हैं हम शादियां बहुएं लाएंगे वहां से। दूसरा, गूगल करके देखें कि आई लव मोहम्मद किसी मस्जिद में भी बैनर नहीं लग सकता। और मेरी तीसरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट पाकिस्तान से, कि पिछले साल आपने गलती की थी, ये जो हमारे बहनोई बन के फिर रहे हैं, बिजली हमारी आटा हमारा, ते अखा में सानू, इनकी लिस्टें बनाकर इनको पकड़कर डिपोर्ट करें भारत को, प्लीज। इनको क्यों उधर जाओ और जय श्री राम वाले भरा बैठे जाओ प्लीज। 220 मिलियन हास्टेज लेबर कैंप के मुसलमान, उनको ज्वाइन करें प्लीज। तो ठीक है, लेकिन इनका आटा भी बंद करें, ये खासकर जो ये पति है बंदे लीडर, और इन पे आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमे चलाएंगे। चीमा साहब मैं हैरान हो गया हूं, कहते हैं अपने मुतालबात में ये भी बातें करते थे, हमें अपने दूसरे मुमालिक में सफारतकार अपने भेजने की इजाजत दीजिए। वोट भाई उधर क्या पिद्दी शोरबा है, सोचो तो सही चीमा साहब। लेकिन ये आपकी अपनी गलती है, आपके अपने, आपने छितर निकाला ही नहीं है। आप बिल्कुल दिस इज नॉट हाउ द स्टेट्स वर्क। ना अमेरिका ऐसा चलता है, ना वेस्ट ऐसे चलता है, ना ही मिडिल ईस्ट ऐसे चलता है। 3,500 पाकिस्तानी दुबई से डिपोर्ट किया गया सिर्फ इस वजह से कि लगे सन उथे टिकटाक बना दुबई के खिलाफ, अबू धाबी यूएई के खिलाफ। जहां खाना वहीं उनके साथ नमक हरामी करनी। इसी आइडिया को अप्लाई करें आप प्लीज आजाद कश्मीर पर और डिपोर्ट करें। एलओसी पर जाके कहें और जाएंगे उधर जाओ, वी डोंट नीड यू। मतलब इस तरह नहीं, इस तरह तो पानों का खोखा नहीं चलता। मैं पहले कहा था, जिस तरह आप कहते हैं ना कि हमने इस तरह करना है, कभी 6 रिश्ते कैंसिल कर देंगे, अभी इस तरह कर देंगे, अभी फला कर देंगे, कभी पैसे दे लो, कभी ये कर लो, मुलाजमतें दे लो। इनको क्यों मनाओ भाई, बना रहे हो आप, किस वजह से? और जो इन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, जो मैंने इनको देखना बंद कर दिया। चीमा साहब इतना खून खोलता है, इतना खून खोलता है जो ये बातें करते हैं। और जिस तरह आपके पुलिस के साथ ये करते हैं, उनके कपड़े उतार के उनसे परेडें कराते हैं, फिर लाशों की बेहुरमती। चीमा साहब यहूदी मारते हैं फलस्तीनियों को, इस तरह करते हैं बेहुरमती, सारी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी होती है। जंगों में भी अलाउ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू द वॉर लॉज भी ये वार क्राइम है, ये डेड बॉडी की बेहुरमती करना। और ये दरिंदे करते रहे, और आप अब सारे सुन रहे हैं, इनको देख रहे हैं आप, और कोई क्रैकडाउन नहीं कर रहे।
मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनको पकड़ के डिपोर्ट किया जाए, सजाएं दें और डिपोर्ट करें। दे डोंट डिजर्व टू लिव इन पाकिस्तान। नमक हरामी गद्दारी है, इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। और पीटीआई को इनको भी कहें, और रहना दे रहा हो जो पठाना को जाओ यार, अपने प्राणों को पढ़ा जाओ, इनको पकड़ के अफगानिस्तान डिपोर्ट करें, इनको पकड़ के भारत डिपोर्ट करें। वी डोंट नीड दैट। दिस इज नॉट सियासत, ये दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी चीमा सब, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर एट ऑल। एहतजाज करो तो अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो मनवाने वाली हैं, एहतजाज करो उसके ऊपर। ये एहतजाज छोड़ी, पुरअमन एहतजाज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। चीमा साहब एक लफ्ज उन्होंने निकाला है, हमने एक गमला नहीं तोड़ा, बिल्डिंगें जला दी हैं, हमने कोर कमांडर हाउस सारा जला दिया, लेकिन गमला नहीं तोड़ा। जब आप पाकिस्तान का बजट देखते हो तो वहां डिफेंस स्पेंडिंग का बढ़ना एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर वहां के लोग सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, सरकार कहती है कि इंडिया के साथ चल रहे कंपटीशन की वजह से उन्हें ये सब अब करना पड़ रहा है, पर आम आदमी इस बात को समझने को तैयार बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी, उसका लॉजिक सिंपल है, जब घर में बिजली का बिल और आटा इतना महंगा हो गया है और खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और यहाँ तक नहीं हमें पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं है, तो हम डिफेंस बजट से क्या करेंगे? तो उन्हें इसे क्या लेना देना भाई, डिफेंस में कितने टैंक या मिसाइल आ रही है। वही अगर हम इंडिया की बात करें, सिचुएशन काफी अलग दिखती है। इंडिया, दोस्तों, इंडिया भी डिफेंस पे खर्च कर रहा है, पर वहां सरकार का फोकस, दोस्तों, यहाँ पे सरकार का कोई मल्टी डायमेंशनल है। इंडिया में आईटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसका असर ग्राउंड लेवल पर दिखता है। यूथ के पास नया कैरियर ऑप्शन है, स्टार्टअप का एक, दोस्तों, क्या बोलते हैं, कल्चर बन गया है, और इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी नजर आती है। जब कोई पाकिस्तान नहीं, दोस्तों, वहां की ग्रोथ देखता है दोस्तों, तो उन्हें ये चीज बहुत चुभती है, क्योंकि उन्हें अपने देश में पोटेंशियल मौके दिख नहीं रहे। पाकिस्तान में अभी जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं, उसने तो आग लगाई दिया, घी में आग लगाई दिया है। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने उन्हें और भी ज्यादा गरीबी के, दोस्तों, दलदल में फंसा दिया है, ढकेल दिया है। वहां के लोग जो सोशल मीडिया पे गुस्सा निकाल रहे हैं, उसका मेन फोकस यही है कि एलाइट क्लास या जो पावर में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारा वो जो मिडिल क्लास और जो गरीब है पाकिस्तानी, उनको पड़ने वाला है। सच तो यह है कि इंडिया में डेवलपमेंट का विजन दिख रहा है, और बहुत डेवलपमेंट हो भी रहा है दोस्तों इंडिया। इसीलिए लोग वहाँ के यहाँ के दोस्तों बजट को सपोर्ट कर रहे हैं, या कम से कम उम्मीद में है कि, लेकिन पाकिस्तान में लोग सर्वाइवल मोड में है दोस्तों। उन्हें उनके लिए दोस्तों ये बजट विचार नहीं बल्कि एक बोझ बन गया है। वहाँ दोस्तों यहाँ के लोग अब अपने ही सिस्टम से इतने ये फेल हो चुके हैं कि लगता है कि बजट उनका है दोस्तों। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो बजट हुआ है, उनको लगता है सब डिफेंस को दे दिया, हमको कुछ दिया नहीं है, बल्कि सिर्फ सिस्टम को बचाने की कोशिश है दोस्तों। तो बस वही बात है कि एक देश दोस्तों भविष्य की तैयारी कर रहा है, हिंदुस्तान, और दूसरा बस किसी पाकिस्तान आज का दिन काटने की कोशिश में लगा हुआ है। इस वजह से दोनों जगह के लोगों को तो रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग आपको मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या कोई देश बिना डेवलपमेंट पर फोकस किए सिर्फ डिफेंस के भरोसे लंबे टाइम तक चल सकता है? जय हिंद।